1.2 मिलियन डॉलर की एनुअल सैलरी यानी 30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं इस लाइट हाउस में नौकरी करने के लिए। क्या आप में हिम्मत है ये जॉब करने की? आपका कोई बॉस नहीं होगा जो आप पर नजर रखेगा। यहाँ काम करने के लिए जब दिल करे आप आराम से सो सकते हैं, आराम से उठो और व्यू एंजॉय करो, फिशिंग करो। आपका काम ये होगा कि सिर्फ ये मेक श्योर करना कि लाइट हाउस के ऊपर वाली लाइट सही से काम करती रहे। बस यही काम है। 30 करोड़ रुपए मिलेंगे सिर्फ एक लाइट को देखने के लिए कि वो सही से काम करती रहे। लेकिन अच्छी खबर यहीं पे खत्म होती है और बुरी खबर यहीं से शुरू होती है कि दुनिया की ये सबसे खतरनाक जॉब है, जुमान लाइट हाउस को गार्ड करना, क्योंकि ये समुंदर के बीचों बीच है। इससे पहले कि आप लोग अपनी जॉब के लिए सीवियां भेजो, ये बात भी सुन लो कि आपसे इधर कोई बंदा भी बात नहीं करेगा। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि इस एरिया में बहुत ज्यादा गंदे तूफान आते हैं और जो तूफानी लहरें होती हैं वो तो दसियों मीटर तक टावर से टकराती हैं। इस जॉब में जान जाने का खतरा भी हो सकता है। ये पिक्चर ली गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए। यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह तूफान से गिरा हुआ है। अगर ये तूफानी लहरें पूरी तरह से लाइट हाउस को कवर कर देती हैं तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। ये सब जानने के बाद क्या आप में अब भी हिम्मत है ये जॉब अप्लाई करने की? वैसे इस अजीबो गरीब जॉब को देखने के बाद आपके जहन में भी ये सवाल आता होगा कि इस लाइट हाउस को बनाया ही क्यों गया है और ये बात क्यों हाउस की लाइट हमेशा ही जलती रहनी चाहिए। इस चीज के लिए देखना पड़ेगा कि लाइट हाउस की शुरुआत कैसे हुई। ये बात है एंशिएंट जमाने की, जब सफर करने के लिए ना ही रोड्स हुआ करते थे और ना ही कोई गाड़ियाँ। तो लंबे सफर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका था पानी। एक बंदा था जिसका नाम था कैप्टन मार्सियस। ये बड़ा ही चालाक सेलर था, होशियार, और अपने खतरनाक सबसे समुद्र के सफर के बारे में जाना जाता था। इसके साथ एक इंसिडेंट होने वाला था। शिप्स तो पहले जमाने में लकड़ियों की हुआ करती थी। तो एक रात कैप्टन पानी में बहुत ही अंधेरे वाली जगह से गुजर रहा था। पानी के नीचे बड़ी बड़ी रॉक्स थी जिससे इसकी शिप टकराती थी। एक दिन शिप में सुराख हो गया और वो उलट भी गई और इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन मार्सियस ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन जरूर होगा जो इनको इस खतरे से वार्न कर सके। अब ये तो हो गया एक मसला, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि ओशन बहुत ही ज्यादा बड़ा है और पैसिफिक ओशन तो आप छोड़ ही दो। अगर हम पूरी दुनिया का लैंड एक ही जगह इकट्ठा कर दें 700 कॉन्टिनेंट्स को मिला के, तो भी पैसिफिक ओशन ज्यादा बड़ा होगा। इसको छोड़ो, अगर हम 5 मून भी इस एरिया में रख दें तो भी पैसिफिक ओशन ज्यादा बड़ा होगा। अब आइडिया हो गया होगा आपको कि ये कितना बड़ा ओशियन है। जब पुराने जमाने में सेलर इस पानी में सफर करते थे तो उनको कुछ भी नहीं पता होता था कि अगली जमीन कितनी दूर है और इवन के उसका रास्ता किधर से है। नेविगेशन उस दौर में इस दुनिया का सबसे बड़ा मसाला था। जीपीएस या फिर कोई एडवांस सिस्टम तो होता नहीं था जो कि सेलर को गाइड कर सके रास्तों के बारे में। जीपीएस बना था 1973 में और पब्लिकली अवेलेबल था 1973 में। कभी कभी गूगल मैप पे भी हम टर्म्स को देखने के बावजूद भी गलत मोड़ ले लेते हैं। फिर सोचो ये पुराने लोग तो क्या ही करते होंगे। तो इन सेलर्स को सूरज पर डिपेंड करना पड़ता था और सितारों पर डिपेंड करना पड़ता था और शुरुआत के कुछ नेविगेशन टूल्स पे इस ना खत्म होने वाले समुंदर को पार करने के लिए। सिर्फ इस नेविगेशन की वजह से 3-4 और मुसीबतें आ जाती थी, जैसा कि कैप्टन एयरलेस को आई थी। पुराने जमाने में कैप्टन अपने ग्रुप के साथ पैसिफिक ओशन क्रॉस कर रहे थे तो रात में एकदम से बादल आ जाते हैं जिसकी वजह से सितारे छुप जाते हैं, जिनको ये देखकर रास्ते का पता लगा रहे थे। और फिर समुंदर के इस हिस्से में बहुत तेज तूफान आता है तो ये लोग रास्ता भटक जाते हैं। जब सुबह होती है तो ये लोग ओपन ओशन में लॉस्ट हो गए थे। इस ग्रुप के पास ना ही कुछ खाने के लिए बचा था और ना ही कुछ पीने के लिए। भूख और प्यास की वजह से क्रू का बहुत ही बुरा हाल होता है। आपको भी मालूम होगा कि ओशन का पानी हम इंसान नहीं पी सकते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नमकीन होता है। इसके पीने से इंसान की मौत भी वाकई हो सकती है। तो ये लोग पानी में होने के बावजूद भी प्यासे थे। बहुत सारे क्रू मेंबर्स मर गए थे। कैप्टन को बहुत मुश्किल से लैंड मिला था और फाइनली ये लोग वहाँ पर जाकर स्टॉप करते हैं।
अब दुनिया में सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी इजिप्ट में मेडिटेरियन सी के सामने एंशिएंट सिटी ऑफ एलेक्जेंड्रिया। इसका किंग उस टाइम प्रॉपर हब था ट्रेड कल्चर के लिए, लेकिन इस किंगडम के लिए सबसे बड़ा मसाला था इसकी लोकेशन। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो शहर के किनारे पे जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता था और इसके साथ में देखेंगे कितने सारे पत्थर हैं। जब ट्रेड करने वाली शिप रात के टाइम इस जगह से गुजरती थी तो ये पानी के नीचे नोकदार पत्थरों से टकराती थी। ये शिप्स अक्सर डूब जाती थी और तो और इनके कार्गो भी जाया हो जाते थे, जिसकी वजह से इनके किंगडम को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा था। किंग पेटोलमी ने अपने किंगडम की मेरीन रोड की सेफ्टी के लिए उस टाइम के एक्सपर्ट और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट्स को बुलवाकर उन से इस सोल्यूशन की मदद मांगी। दोनों ने मिलकर बहुत ही जबरदस्त सा प्लान बनाया, एक रोशनी के बड़े से मीनार को बनाना जो शिप्स को गाइड किया करेगा सेफ्टी की तरफ और साथ ही इनको वार्न भी करेगा पानी के नीचे मौजूद खतरे से। सो आर्किटेक्चर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि जो चीज ये बना रहे हैं वो वन ऑफ द इंजीनियरिंग मार्बल बनने जा रहा है एंशिएंट वर्ल्ड का, द फेरोज ऑफ एलेक्जेंड्रिया के साहिल के फेरोज के ऊपर ये लाइट हाउस चमकती हुई बुलंदियों पे पहुंच गया। इसकी हाइट थी 384 फीट और इसको व्हाइट मार्बल से तैयार किया गया था। इस लाइट हाउस के ऊपर एक बहुत बड़ी आग जलती थी जिसको हर वक्त ऑयल और लकड़ियों की सप्लाई मिलती रहती थी। इस लाइट हाउस को दुनिया के 7 अजूबे में से एक माना गया था, लेकिन सिर्फ इसके साइज की वजह से ये लाइट हाउस अमेजिंग नहीं था, बल्कि इसके पीछे इसका जीनियस डिजाइन भी था। इस लाइट को बढ़ाने के लिए इन्होंने मिरर और लेंस का सिस्टम भी बनाया था, जिसकी वजह से मीलों दूर जहाज को भी इसकी रोशनी आराम से दिखाई देती थी। जैसे ही लाइट हाउस के बनने की बात फैलती है तो दूर के सेलर्स ने सुकून का सांस लिया। अब उन लोगों को इस लाइट हाउस की वजह से एलेक्जेंड्रिया के पथरीले पानी को नेविगेट करने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। तो ये दुनिया का पहला लाइट हाउस और यहाँ से फिर लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया। पहले तो ये लाइट हाउस समुद्र के किनारों पे बना करते थे, लेकिन जब वक्त के साथ साथ दुनिया भर में ट्रेड बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई तो समुद्र के बिजी ट्रेड रूट के बीच में जिधर रॉक्स पानी के बहुत ही ज्यादा करीब हुआ करती थी और जिन रॉक्स को शिप से बहुत ही ज्यादा खतरा होता था कि ये कहीं इनको डुबा ना दें, उन जगहों पर भी लाइट हाउस बनना शुरू हो गए थे। इसी वजह से समुद्रों के बीचों बीच ये लाइट हाउस आपको कई जगह पर देखने को मिलेंगे। शुरू में इन लाइट हाउस पर आग जलती थी, लेकिन ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी। जब इलेक्ट्रिसिटी इजाद हुई थी तो ये लाइट हाउसेस भी इलेक्ट्रिक बल्ब पर शिफ्ट होना शुरू हो गए थे क्योंकि इनकी लाइट ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी लाइट हाउसेस लाइट को मीलों दूर किस तरह फैलाते हैं, इसका जवाब बहुत आसान है। ये लेंसेज 1800 तक इन रिफ्लेक्टर्स को लाइट सोर्स के पीछे लगाया जाता था, लेकिन उस टाइम के इंजीनियर्स को एक बात पता चलती है कि लाइट्स को और ज्यादा फोकस किया जा सकता है लेंसेज को अगर हम लाइट के सामने रखें। लेकिन इसमें मसाला ये था कि जितना छोटा लैंप होगा मोटा और उतनी ही कम लाइट होगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं एक इंजीनियर के पास, जिनके पास इसका बहुत ही ज्यादा स्पेशल हल था। इन्होंने लेंसेज को एक तो बारीक कर दिया और उसके डिजाइन को इस तरह बनाया था कि सारी लाइट एक ही पॉइंट पर फोकस कर रही थी। इस तरीके से फैली हुई लाइट को एक सिंगल डायरेक्शन में भेजा जा सकता था। आज ज्यादातर लाइट हाउसेज में ये लेंसेज ही इस्तेमाल होते हैं। इन लेंसेज ने लाइट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था और लाइट को मीलों दूर से आराम से देखा जा सकता था। तो इस तरह शिप्स को इस लाइट हाउस की मदद से खतरे का आराम से पता चल जाता था। तो वो वीडियो के शुरू में जो मैंने आपको जॉब बताई थी कि जुमान लाइट हाउस में रहने के लिए आपको 30 करोड़ रुपए मिलेंगे, सिर्फ आपने ये देखना है कि लाइट हाउस की सिर्फ लाइट जलती रहे। अब भी क्या आप इस जॉब को करने में दिलचस्पी रखते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना और अपनी रिसर्च जरूर करना इस बारे में। किसी फ्रॉड का शिकार ना बन जाना, क्योंकि ऑनलाइन इस बारे में बहुत ही ज्यादा फ्रॉड का खतरा हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।